नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ही अधिगम के नियम को लेकर। अधिगम के नियम क्या होते हैं, लॉज क्या हैं लर्निंग के, लॉज ऑफ लर्निंग को लेकर हम बात करेंगे। जब प्रतिपादकों की बात आती है तो उसमें थॉर्नडाइक का नाम बहुत प्रमुखता के साथ में लिया जाता है, मुखरता के साथ में लिया जाता है। थॉर्नडाइक थे जिन्होंने इन नियमों को लेकर बातें सामने रखी थी। इसमें भी हम इसको भी दो प्रकार से देखेंगे अधिगम के। एक तो हम बात करेंगे जो मुख्य नियम है, एक तो हम बात करेंगे जो अधिगम के मुख्य नियम है, दूसरा हम इसमें बात करेंगे जो अधिगम के गौण नियम है, जो गौण नियम है। तो एक एक करके पहले अधिगम के मुख्य नियमों को लेकर बात कर लेते हैं। तो अधिगम के मुख्य नियमों में सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्पर रहना। यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है, इस नियम का प्रयोग किया जाता है बालक के अंदर सीखने के लिए रुचि पैदा करने में, उसको सीखने के लिए कि बालक सीखने के लिए अधिगम के लिए हमेशा तैयार रहे, तत्पर रहे, इस प्रकार की रुचियां पैदा करने में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ। यानी कि बालक में जिज्ञासा पैदा करनी हो, बालक में रुचि पैदा करने के लिए, बालक में एकाग्रता को प्रोत्साहित करने के लिए तत्परता के नियम का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ रहे हैं? जब इस नियम के बारे में वुडवर्थ ने कहा तो इस नियम को, तत्परता के नियम को वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा। ऐसा नियम कहा कि ये मानसिक तैयारी का नियम है। कैसा नियम है? ये मानसिक तैयारी का नियम है, क्योंकि इस नियम का प्रयोग बालक को मानसिक स्तर पर अधिगम की प्रक्रिया के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है कि बालक अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने के लिए तैयार रहे। तो इन अर्थों में वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा। जबकि तत्परता का नियम जो थॉर्नडाइक के अनुसार यदि बात करेंगे तो उनका कहना यह है कि इस नियम का प्रयोग तब किया जाता है जब बालक के अंदर अधिगम के लिए रुचि पैदा करनी हो, बालक के अंदर सीखने के लिए जिज्ञासा पैदा करनी हो, उसके अंदर एकाग्रता का विकास करना हो या एकाग्रता जागृत करनी हो कि भाई आपको ध्यान केंद्रित कैसे करना है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये तत्परता का नियम है जो अधिगम का मुख्य नियमों में आता है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। मुख्य नियमों में दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आप इसको कह सकते हैं। यानी कि जिसे आपने देखा होगा कि शिक्षक भी कक्षा में किसी अवधारणा, किसी बिंदु को स्पष्ट करने के बाद उसके ऊपर अभ्यास करने के लिए कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम अधिगम के नियमों में मुख्य नियमों की बात करते हैं तो उसमें नियम को पढ़ते हैं जो अभ्यास का नियम है। यानी कि एक कार्य को बार बार करने से, जब एक कार्य को बार बार करते हैं तो उसे बालक बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। यानी कि वहां अधिगम, हम कहते हैं, जब कहते हैं ना अधिगम को प्रभावी करना, तो वहां अधिगम प्रभावी होता है, अधिगम वास्तविक होता है। आप अपना भी अनुमान कीजिए, जब आपको मान लीजिए प्लस माइनस सवाल ही सिखाए जा रहे थे, जोड़ घटा गुणा के सवाल ही सिखाए जाते थे, तो शिक्षक आपको सिखाने के बाद में करने के लिए अभ्यास देते थे कि आपको ये होमवर्क है, ये घर से करके लाना है। आप आज भी देखेंगे जब छोटे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहां से भी उनके लिए जो घर के लिए उनको गृह कार्य मिलता है, आप उसमें पाएंगे कि एक ही प्रकार के सवाल उनको बहुत सारे दिए जाते हैं। उनका प्रयोजन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि इससे बालक क्या होगा, अभ्यास कर लेगा। बात समझ पाए? इससे बालक अभ्यास कर लेगा। तो किसी कार्य को बार बार करने से, अभ्यास करने से उस कार्य को बालक सीख जाता है। इस नियम का प्रयोग किया जाता है बालकों के आदत निर्माण में। आदत निर्माण की बात कर लीजिए, या लेखन के लिए, लेखन में सुधार के लिए, या हम कहें उच्चारण में सुधार के लिए। आपको याद आएगा कि जब आप भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान होंगे तो स्कूल में एक एक करके आपकी कक्षा के भी सभी विद्यार्थियों से किताब पढ़वाई जाती थी कि आप
किताब को पढ़िए, बस रीडिंग कीजिए, बोल बोल कर पढ़िए ताकि सब बच्चे सुन लें। उसका उद्देश्य क्या होता था? ताकि आपका उच्चारण सही हो जाए। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? आपने लिखा भी होगा, जिसको कहते थे कि भाई इमला लिख दीजिए या एक पेज आपको राइटिंग करके लानी है, डिक्टेशन जिसको आप बोल देते हैं अभी आधुनिक समय में। तो क्या है? लेखन है। यानी कि उससे क्या होगा? लेखन शैली में सुधार होगा। यदि आप अंतिम रूप से देखेंगे तो क्या कराया जा रहा है? अभ्यास ही तो कराया जा रहा है। बात समझ पाए? तो ये आदत निर्माण में, लेखन शैली की बात हो या उच्चारण में सुधार के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो आप उस डायलॉग को भी याद रख सकते हैं कि ये एक हैबिट है और हैबिट बनाना पड़ता है। तो ये कैसे संभव होता है? वो संभव होता है अभ्यास से। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तीसरा मुख्य नियमों में तीसरा नियम है परिणाम व प्रभाव का नियम। परिणाम व प्रभाव का नियम। परिणाम व प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रिजल्ट एंड इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे बालक ने किसी कार्य को किया और उस कार्य को करने के उपरांत जो उस कार्य का परिणाम था वो बालक का मनवांछित परिणाम आया, या आप ये कहिए कि बालक के पक्ष में ही उसका परिणाम आया। तो जब परिणाम अच्छे मिल जाते हैं तो उन कार्यों को बालक जल्दी सीख लेते हैं। बात समझ पाए? यानी किसी कार्य को करने के बाद उसका परिणाम अच्छा आता है तो बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। तो उस परिणाम से क्या प्रभाव होता है? कि बालक उसे जल्दी सीख लेते हैं। बिंदु स्पष्ट हो रहा है यहां तक का? तो ये मुख्य नियमों में ये तीन नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम व प्रभाव का नियम। अब यदि बात करें गौण नियमों की, गौण नियम हम कहें अधिगम के गौण नियम, तो अधिगम के गौण नियमों में आप एक बिंदु ध्यान रख लेंगे, बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इससे क्या होता है? ये गौण नियम है कि बालक, जैसे हमने पहले बात की है कि वो प्रतिक्रियाएं सीखता है, प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करता है। तो आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं? मल्टीपल होती हैं। बात समझ पाए? दूसरा गौण नियमों में ही है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तीसरा गौण नियम है मनोवृत्ति का नियम। एक आत्मीकरण, आत्मीकरण का नियम। और इसमें एक अंतिम आप समझ सकते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये सारे बिंदु आपको कई बार आपके सामने आएंगे। अभी जैसे हम इसकी बात करें तो अभी जब हम अधिगम स्थानांतरण को लेकर बात करते हैं तो ये बिंदु हमें और अच्छे से स्पष्ट होता है। तो बात कर लेते हैं अधिगम स्थानांतरण को लेकर। ये कैसे संभव है? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है या अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है? तो आप ये समझिए, जब किसी हम कहें एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान है या आदत का जो निर्माण हुआ है या जो दृष्टिकोण का विकास हुआ है, तो हम ये कहें कि किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान हो, आदत हो या दृष्टिकोण हो या अन्य कोई भी क्रियाएं हो, हम कहें उनका किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। बहुत सरल शब्दों में यदि कहना हो अधिगम स्थानांतरण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान, और इसको ज्ञान तक न सीमित रख के हम कह सकते हैं कौशल भी, हम कह सकते हैं आदतों को लेकर भी, आदतों का अन्य परिस्थिति में
प्रयोग करना, यानी कि जो हमने किसी एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण भी 3 प्रकार हैं इसके। जैसे एक प्रकार है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक इसी प्रकार के 3 प्रकारों की बात हम पढ़ते हैं जब हम कोरिलेटिव स्टडी करते हैं या हम सहसंबंधात्मक अध्ययनों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तब भी हम इन्हीं 3 प्रकारों के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? यानी कि एक परिस्थिति में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो दृष्टिकोण का विकास हुआ है या किसी आदत का निर्माण हुआ है, वो किसी दूसरे ज्ञान को सीखने में जब मदद करता है। बात समझ पाए? हमने कहा कि एक व्यक्ति जिसको ट्रैक्टर चलाना आता है वो कार चलाना भी आसानी से सीख लेता है, तो उसको ट्रैक्टर चलाने का पूर्व ज्ञान था, उस पूर्व ज्ञान ने उसकी मदद कर दी कार चलाना सीखने में। अंतर समझ पा रहे हैं? ये क्या होगा? इसको कहेंगे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का नियम। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में जब मदद करता है। बात समझ पा रहे हैं? साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति है वो मोपेड भी आसानी से चलाना सीख लेता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक? वो मोपेड आसानी से चला सकता है, जैसे ट्रैक्टर चलाने वाला कार आसानी से चलाना सीख सकता है। बात समझ आ रही है यहां तक की? वो क्या है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। यदि दूसरा यहां पे बात करें नकारात्मक, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया कोई नवीन ज्ञान हो, कौशल हो, आदत हो, कुछ भी, जब वो किसी दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करता हो। बात समझ पाए? जैसे हम ये कह दें कि जो नाव चलाने वाला व्यक्ति है, उस नाव चलाने वाले व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए कहना, उससे ये अपेक्षा करना, चूंकि ये नाव चलाना जानता है तो ये साइकिल चलाना भाई अवश्य ही जानता होगा, जबकि उसका जो नाव चलाने वाला जो अधिगम है, जो कौशल उसके पास है, जो चीज उसने सीखी है, वो उसको साइकिल चलाने के लिए मदद नहीं करेगा। बात समझ पाए आप यहां तक की? जब हम सकारात्मक की बात करते हैं तो एक परिस्थिति में अर्जित जो ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अर्जित करने में सहायता करता है। नकारात्मक में इसका विपरीत है कि वो बाधा उत्पन्न करता है कि नाव चलाने वाला व्यक्ति यदि साइकिल चलाने के लिए उसको कहा जाए तो उसका जो नाव चलाने वाले जो कौशल है, जो उसने सीखा है, ज्ञान है, वो उसको साइकिल चलाने में बाधा उत्पन्न करेगा। बात समझ पाए? दोनों के अंदर, दोनों के बीच में कोई संबंध ऐसा नहीं होगा कि नाव चलाने वाले व्यक्ति साइकिल चलाना तुरंत सीख ले, जैसे ट्रैक्टर चलाने वाला कार चलाना आसानी से सीख सकता है। बात समझ पा रहे हैं? ये कैसे होता है? तो हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को लेकर भी बात कर लेंगे। ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रकार है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण, जब यह कहा जाए कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। बात समझ पाए? जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अर्जित करने में ना तो सहायता करता है ना ही बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हम कहें, जैसे कोई ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज रखता है, ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान रखता है, भूगोल के बारे में अच्छी समझ रखता है, तो वो भूगोल का जो ज्ञान है वो मान लीजिए फिर भौतिक विज्ञान की समस्या को नहीं सुलझा सकता, तो वो ना तो सहायता कर रहा है ना ही बाधा पहुंचा रहा है कि उसके भूगोल का ज्ञान भौतिक विज्ञान की किसी समस्या को सुलझाने में बाधा उत्पन्न करता हो, ना ही सहायता कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? ये शून्य अधिगम स्थानांतरण है। बिंदु स्पष्ट हुआ? जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल या कुछ भी आदत का निर्माण हो, वो दूसरी परिस्थिति के लिए, नवीन परिस्थिति में ज्ञान अर्जित करने के लिए ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण।
बात समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज सीखते हैं, हम किसी नई चीज को सीख रहे हैं, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है कि हमें कोई दूसरी अन्य चीज भी आसानी से आ जाती है। जैसे वही ट्रैक्टर वाला उदाहरण लीजिए कि जो ट्रैक्टर चलाना जानता है वो आसानी से सीख लेता है कार चलाना भी, गाड़ी चलाना भी। बिंदु स्पष्ट हुआ? उसके लिए फोर व्हीलर चलाना तुलनात्मक रूप से सरल होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों का एक तरीके से लगभग चीजें समान ही हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो ये अधिगम स्थानांतरण को लेकर 3 प्रकार हो जाएंगे। अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? तो हमने ये जाना कि जब किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण है या आदत है, उनका किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना हो। बिंदु स्पष्ट है? ये 3 प्रकार से, एक तो होगा सकारात्मक, एक नकारात्मक और दूसरा होगा शून्य, तीसरा शून्य हो गया। बिंदु स्पष्ट है? सकारात्मक में एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान सीखने में मदद करता है, नकारात्मक में बाधा उत्पन्न करता है, और शून्य अधिगम स्थानांतरण में ना तो मदद करता है ना ही बाधा पहुंचाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो मुझे उम्मीद है कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अधिगम के नियम क्या होते हैं ये आपने सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपने कुछ अवश्य ही आज नया कुछ सीखा ही होगा, कुछ नए विचारों का विकास हुआ ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।